हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा के ग्रुप में आने वाले बैलेनोग्लॉसस की। ये जो बैलेनोग्लॉसस होता है ये हेमिकॉर्डेटा के अंदर आ रहा है। और हेमिकॉर्डेटा इट्स अ फाइलम जो कि इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेटा के बीच में आता है। इसको हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेटा मीन्स दे हैव अ कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें दो प्रेजेंट रहती हैं, एक नोटोकॉर्ड और दूसरी गिल स्लिट्स। लेकिन इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो होमोलोगसली और एनालोगसली यानी समजात और समरूप से समान नहीं होती है कॉर्डेट्स के। इसलिए इनको जो है हम रखते हैं इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट में और इनको एक अलग फाइलम में रखा गया है। कॉर्डेट के साथ इंक्लूड ना करके इनको अलग एक फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। इनको हम प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी कहते हैं, स्टोमाकॉर्डेटा भी कहते हैं, एडिलोकॉर्डेटा भी कहते हैं। तो हम इनको कई नामों से जानते हैं। और यहाँ पे हम इसी चीज़ को लेकर के अब हम बैलेनोग्लॉसस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर्स। अभी क्या है, जो पढ़ने के अकॉर्डिंग यानी जो बुक्स में या अभी जो हमारा सिलेबस है उसमें हम इसको फाइलम कॉर्डेटा, मैंने अभी जैसे आपको बोला था कि इसको दूसरे संघ में रखते हैं, लेकिन अभी इसको हमने फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब हेडिंग जो है यानी सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रखा है क्लासिफिकेशन के टाइम पे। क्लास जो है इनका एंटेरोपनिस्टा है, फैमिली टाइकोडेरिडी। फैमिली टाइकोडेरिडी, स्पेलिंग्स थोड़ी सी टफ है तो उनको आप लोग क्लियर याद करेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी एकदम क्लियर रखेंगे। जीनस है बैलेनोग्लॉसस और स्पीशीज इसमें बहुत सारी हैं। यू कैन रीड एनी काइंड ऑफ द स्पीशीज, बट अगर अभी हमारे यहाँ ब्राजीलियन कुछ स्पीशीज हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बैलेनोग्लॉसस के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो जो बैलेनोग्लॉसस है ये एक वर्म लाइक एनिमल होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द सी शोर्स, जो सैंडी सी शोर्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है वर्म यानी एक कीड़े जैसे दिखते हैं ये, और काफ़ी ब्राइट होती है इनकी बॉडी। और इसके साथ ये मैरीन है। कैसे हैं ये? मैरीन है, वर्म लाइक। इनकी जो बॉडी है और ये पाए जाते हैं सैंडी सी शोर पे, यानी समुद्री किनारे जो होते हैं उन पे ये पाए जाते हैं। ये जो है इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, बरोइंग इन नेचर होते हैं, यानी कि ये बिल बना करके रहते हैं। बरोइंग, इनका जो बिल होता है, जो बरो होता है वो यू शेप का होता है और इसमें दो छेद होते हैं, दो तरफ से ओपन होता है। एक इस साइड से एक इस साइड से, दोनों साइड से ओपन होता है। एक को हम एंटीरियर कहते हैं, एक को हम पोस्टीरियर कहते हैं। और इनकी बॉडी भी उसी तरीके से लाइक करती है, यानी कि एंटीरियर साइड पे इनकी बॉडी का एंटीरियर पार्ट होगा, पोस्टीरियर साइड पे इनकी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट होगा। इनमें जो बरो होता है उसमें एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, वो उसको स्मूथ बनाते हैं एंड दैट इज सिक्रीटेड बाय दिस वर्म लाइक बाय दिस एनिमल। इसी एनिमल के थ्रू वो म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है। और इनमें मूवमेंट कैसे होता होगा, तो उसके लिए बैलेनोग्लॉसस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिससे वो इस बरो में मूव करता है। अब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। इनके हैबिटाट को हम यहाँ से करेंगे। जब हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें हम एक और बात करते हैं, वो हम कहते हैं कि बैलेनोग्लॉसस को दो और नामों से जाना जाता है, यानी कॉमनली नोन एज एकॉर्ड एंड टंगवर्म। क्यों इनको एकॉर्ड और टंगवर्म कहते हैं? जब हम आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो इसमें प्रोबोसिस है। ये प्रोबोसिस कैसी दिख रही है? टंग जैसी दिख रही है। टंग जैसी दिखने का मतलब हम इनको टंग वर्म कह सकते हैं। सबसे पहले ही शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये वर्म लाइक होते हैं।
तो यानी इनको हम टंग वर्म कहेंगे। और उसी के साथ एक एकॉर्न होता है, यानी बांझ फल होता है और ओक का फल होता है, जो इसीलिए इनको हम एकॉर्न कहते हैं, यानी कि वो बांझ के फल की तरह कॉलर में लगा हुआ होता है, इसके कॉलर में फिक्स रहता है, इसीलिए इसको एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। दोनों नाम आपको आने नहीं चाहिए, कॉमनली नोन एज। इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं। और इनका जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। पता होना चाहिए, बैलेनोग्लॉसिस के लार्वा को हम टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। कभी कभी जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें इनको पूछा जाता है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, तो आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, वेरी क्लियर स्ट्रक्चर। बैलेनोग्लॉसिस इज अ इलोंगेटेड worm like animal. Its body is divided into 3 parts. 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है प्रोबोसिस, स्पेलिंग्स थोड़ा सा बार बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान में रखेंगे। दूसरा है कॉलर, तीसरा है ट्रंक। यानी कि जो एंटीरियर पार्ट है, आगे का जो भाग है वो प्रोबोसिस है, जो मिडिल यानी मध्य का जो भाग है उसको हम कॉलर कहेंगे, और जो पोस्टीरियर यानी कि जो पश्च भाग है उसको हम ट्रंक कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। प्रोबोसिस क्या है? प्रोबोसिस एक तरीके का यहाँ पे दिख रहा है कोन शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हिंदी में शुंड भी बोलते हैं, और ये मस्कुलर होता है नेचर में। ये क्या करता है, जब ये बरो बनाते हैं, यानी कि जब अपने लिए एक रहने के लिए घर, एक बिल बनाते हैं, तो उसको जो बनाने के लिए जो सैंड को जो हटाना है और जो वहाँ पे मूवमेंट करना है, तो वो प्रोबोसिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोबोसिस उसमें हेल्प करती है। प्रोबोसिस में सीलोम प्रेजेंट होती है। ये सीलोम प्रेजेंट है प्रोबोसिस में, ठीक है, एक ही सीलोम प्रेजेंट होगी और इसको हम प्रोबोसिस सीलोम बोलेंगे, जो आउटसाइड प्रोबोसिस पोर के थ्रू बाहर खुलेगी बॉडी से। प्रोबोसिस के पीछे का जो भाग है दैट इज नोन एज द कॉलर, और जहां पे प्रोबोसिस और कॉलर जुड़ते हैं वहां पे आपका पार्ट है कॉलरेट है, और ये इसका हम डॉर्सल व्यू देख रहे हैं। अगर हम इसका वेंट्रल यानी अधर व्यू देखेंगे तो वहां पे जहां पे प्रोबोसिस और कॉलर मिलते हैं वहां पे माउथ प्रेजेंट होता है, और ये कॉलर के जो कॉलरेट होते हैं वो उसके लिप्स का वर्क करते हैं। कॉलर में एक पेयर ऑफ सीलोम प्रेजेंट होती है, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पे एक सीलोम थी, कॉलर में आते ही 2 सीलोम हो गई, यानी कि दूसरे में एक पेयर ऑफ सीलोम, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कॉलर में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको कॉलर सीलोम बोलेंगे। कॉलर सीलोम होने के साथ साथ ये फिर क्या करेगी, इसमें कॉलर पोर होंगे जिससे ये आउटसाइड खुलेगी। इसी तरीके से जब हम ट्रंक में आएंगे तो ट्रंक में एक पेयर ऑफ सीलोम प्रेजेंट होगा। पेयर ऑफ सीलोम कहाँ, ट्रंक में प्रेजेंट होगा, और ये भी क्या है, आउटसाइड कैसे खुलेगी, ट्रंक पोर्स के थ्रू आउटसाइड खुलेगी। और जो अब हम कॉलर हो गया, प्रोबोसिस हो गया, अब ट्रंक हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रंक को देखते हैं, जिसको यहाँ पे पोस्ट हेपेटिक रीजन थोड़ा सा रब हो गया है। क्लियर? ट्रंक के 3 पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो पहला पार्ट ये है, दैट इज द ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन। ब्रैंकियल मीन्स यहाँ पे इनके जो ब्रैंकियल यानी कि जो गिल स्लिट्स या जो रेस्पिरेटरी जो पार्ट है वो ब्रैंकियल रीजन में प्रेजेंट होगा। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हेपेटिक रीजन, और जो तीसरा पार्ट है दैट इज द पोस्ट हेपेटिक, ये दूसरा पार्ट है।
और इसके जो पीछे का यहाँ का रीजन है इसको हम पोस्ट हिपैटिक रीजन बोलते हैं, जो फाइनली टर्मिनेट होता है एनस में। ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ब्रैंकियल यानी कि ये दो भागों में डिवाइड रहेगा। इसका जो कॉलर साइड का पोर्शन है ट्रंक का, जो ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन का, वो ब्रैंकियल की तरह रहता है, यानी कि इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं। गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं। नंबर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द ब्रैंकियल रीजन। दिस विल इंक्रीज, जैसे जैसे एज बढ़ती है बैलेनोग्लॉसस की वैसे वैसे इनका नंबर भी बढ़ता है। जब इनसे थोड़ा सा पीछे ये सब गिल स्लिट्स दिख रही हैं, बैक साइड में जाएंगे तो ये यहाँ पे जो ट्रंक का जो रीजन है ये विंग लाइक हो जाएगा। इनको बोलते हैं जेनाइटल विंग्स। तो जो ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन में दे हैव अ 2 जेनाइटल विंग्स। जेनाइटल विंग्स है तो इनमें क्या होगा, गोनेट्स प्रेजेंट होंगे। इस विंग्स में गोनेट्स प्रेजेंट होंगे और गोनेट्स को जननत प्रेजेंट होंगे। और ये जो हैं विंग्स पे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। उनसे ये गोनेट्स बाहर आते हैं ड्यूरिंग द मैच्योरेशन टाइम, उस समय ये बाहर आएंगे। अब ये ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन के बाद जो सेकेंड रीजन है दैट इज अ हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन में ये बीच मिडिल में हो जाएगा, यानी पोस्ट हिपैटिक रीजन और ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन के बीच के हिस्से को हम हिपैटिक रीजन कहते हैं। इसमें हिपैटिक सीका प्रेजेंट रहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ग्रीन कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम इंटेस्टाइनल सेकुलेशंस भी बोलते हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है जिसको हम पोस्ट हिपैटिक रीजन बोलेंगे और ये एनस में टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा एक बैलेनोग्लॉसिस की एक जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन्स जो हम एक्सटर्नल जो उसकी अपीयरेंस है बाहर से वो कैसा दिखता है वो हमने उसको यहाँ पे स्टडी किया है। इसी के साथ साथ इनमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। होता क्या है, जो इनकी बक्कल कैविटी होती है उनमें डाइवर्टिकुलम डेवलप्स होते हैं, जिनको हम बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। बक्कल डाइवर्टिकुलम जो कि प्रोबोसिस में प्रेजेंट रहेंगे और बाद में इनको जाना गया स्टोमोकॉर्ड। ये जो स्टोमोकॉर्ड थी इसको ही इसमें नोटोकॉर्ड बोला गया, कहा गया कि यही नोटोकॉर्ड है। लेकिन नोटोकॉर्ड में नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे नर्व कॉर्ड नहीं थी। तो इसका मतलब ये आपका नोटोकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए इनको इनमें कहा गया कि इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, तभी इन्हें हेमिकॉर्डेटा की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बैलेनोग्लॉसस के बारे में हमने डिस्कस किया है। होपफुली आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।